सो दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर आंसर राइटिंग क्लासेस एंड आज ये क्वेश्चन है हमारे पास सौरभ बोस का। सौरभ सी दिस, चलिए एवरीवन सी दिस, पहला क्वेश्चन सौरभ बोस का विदाउट वेस्टिंग टाइम। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ओनली प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी, this is sharing of profits is only a prima facie evidence of the existence of the partnership. The conclusive test is that of mutual agency. Explain the above statement and refer to decided cases. अब you see in this case, इस केस को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, देखिए हाँ, in this case you will see there is a statement and then you have to explain this, explain the above statement and refer to decided cases. Fine. तो in this case ऐसे क्वेश्चन आपको टिपिकल कई बार मिलेंगे आपको कि always a statement has been given and then you have to explain it, you have to explain it. ये बेसिकली ट्रू लीगल पोजीशन है यहाँ पर कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज द ओनली प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ दिस, एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे केसेस में पहली बार, हर बार मैं कहता हूँ आपको, कभी भी ऐसा हो then you should have always rough notes। और एक काम कीजिए, आगे से ना आप लोग जब भेजा करेंगे मुझे आगे, तो आप लोग यहाँ पर ही शुरू में ही मुझे दिखाइए आप लोग कि आपने रफ नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ें आए। वो रफ नोट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। आगे से जितने भी क्वेश्चन बना के भेजेंगे आप लोग मुझे, यू विल हैव टू प्रोवाइड मी द रफ नोट्स कि आपने क्या प्लान किया उसको। तो देयर शुड बी टू पार्ट्स फर्स्ट इन योर प्लानिंग। नंबर वन पार्ट, यू विल मेक द इनपुट्स कि आपने इस सेक्शन, इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखना है। सेक्शन 4 मेंशन करना है, सेक्शन 6 करना है, देन द केस लॉज मेंशन करने हैं, वो सारे आ गए। देन सेकंड पार्ट में यू विल हैव टू अरेंज इट। सो फर्स्ट पार्ट आएगा व्हाट टू राइट, क्या व्हाट, तो यू विल शो मी कि यू हैव प्लान्ड बिफोर राइटिंग दिस कि व्हाट टू राइट, आपको लिखना क्या क्या है। तो आपने पॉइंट्स वाइज सब कुछ लिख लिया है उसमें। सेकंड पॉइंट में, सेकंड लेवल पर आप जाकर लिखेंगे हाउ टू राइट, कि मुझे इसको किस किस तरीके से लिखना है, आई हैव प्लान। तो कल से मैं आपका ये पार्ट भी चेक करूंगा कि आपने किस तरीके से प्लान करके लिखा, क्योंकि हम लोगों ने कई क्लासेस कर ली हैं, आंसर राइटिंग क्लासेस लगभग 8-10 क्लास हो चुकी हैं। तो उसके बाद में दिस इज मस्ट नाउ कि दिखना चाहिए वो इंप्रूवमेंट आ रहा नहीं आ रहा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। दो बातें बोली मैंने आपको, देखिए क्या क्या बोला मैंने, सी द बोर्ड, व्हाट टू राइट एक, एंड सेकंड हाउ टू राइट। इसका आपने जरूर टर्न ऑफ व्हाइट बोर्ड। सौरभ ने ये क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ओनली ए प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड द कंक्लूसिव टेस्ट इज दैट ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी। दिस स्टेटमेंट इज राइट। राइट की जगह अगर आप लिखेंगे करेक्ट तो ये ज्यादा शब्द सही लगेगा यहाँ पर। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय गोइंग थ्रू सेक्शन 4 सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप अलोंग विद द रेफरिंग द 3 डिसाइडेड केसेस टेमली। वेरी गुड सौरभ। देखिए सी, ऐसे केसेस में जनरली वी रिपीट द सेंटेंस गिवन इन दी, क्योंकि वहीं से शुरुआत करी जाती है ना, यहां से शुरुआत की जाती है। ऐसे उसमें कि जो सेंटेंस दिया गया हमें वो सेंटेंस रिपीट ही होता है, ठीक है। दैट सेंटेंस इज करेक्ट, ये भी सही है। राइट की जगह वर्ड करेक्ट, केवल आप राइट वर्ड को आप एक्सचेंज कर दिए करेक्ट से। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, ये भी सही है। इस लड़के ने आज कमाल किया है, बढ़िया इंट्रोडक्शन है ये। सेक्शंस रेफर हो गए, सेक्शन 4 और 6 भी रेफर हो गया और केस लॉज मेंशन कर दिए। माइनर करेक्शंस है जो मैं आपको समझाता हूं, इसे करने चाहिए इस केस में, यहां पर भी, अदरवाइज इट्स गुड। देखिए क्या यहां पर क्या है, जैसे आपने क्या, कैन बी एक्सप्लेन बाय गोइंग थ्रू सेक्शन 4 सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलोंग विद रेफरेंस छोड़ दीजिए, डिसाइडेड तो होता ही है केसेस विद द केस लॉज। 3 को मत काउंट कीजिए बस आप, डोंट गिव द नंबर, डोंट गिव द नंबर। इसमें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करनी चाहिए आप लोगों ने यहां पर हमेशा, है ना। अलोंग विद द केस लॉज इंक्लूडिंग 1 2 3 जो भी आ रहा है आपका ये, उसमें फायदा क्या होगा आपका। सपोज कीजिए अभी आपको पता है कि 4-5 हैं इसमें, लेकिन आपको 3 ही याद आ रहे हैं अभी, तो अगर आपने नंबर फिक्स कर दिया 3 और 5 मिनट बाद लिखते लिखते आपको याद आ जाए बाद में, यू रिमेंबर लेटर ऑन, तो यू विल हैव टू कट एवरीथिंग देन, नो इट्स नॉट 3 इट्स 4,
इट्स 5। तो डोंट कन्फाइन योर सेल्फ, डोंट गिव द नंबर्स कि 3 है, 3 लिखने से कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू आर मेंशनिंग द नंबर ऑफ केसेस कि 3 केस लॉज, इट विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, बट in case you remember later on the 4th 5th cases, it will be difficult for you to incorporate those case laws. Are you getting sort of what I am saying to you? Don't give the number ki how many cases I am going to do. You just mention the name of the case laws, and this can be explained with the case laws, and case laws are already decided cases. What is the extra thing उसमें decided case laws क्या है? With the case laws including, अब including करेंगे आप, इस लाइन को समझने की कोशिश किया है, राइट लाइन can be explained with case laws including, फिर आपका केस लॉ X, केस लॉ Y, केस लॉ Z एटसेट्रा। अब यहां पर जो वर्ड हमारा इंक्लूडिंग आ गया है ना, इंक्लूडिंग अगर इस तरीके से लिखते हैं आप, तो देयर इज स्कोप दैट you are just giving illustrating, you are just giving few of the case laws, you may mention more case laws in the coming discussion। तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपने डॉट फिक्स कर दिया कि 3 केस लॉज ही हैं, तो फिर आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया, यू विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो इसको आई होप कि सौरभ समझ रहे होंगे, इस बात को कर लोगे सौरभ? हाँ ना, बताइए। हाँ, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, इस तरह करेंगे तो यू विल गेट बेटर मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मेंशन 1 2 3 लाइक दिस इन योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। 1 2 3, दिस इज ए बैड प्रैक्टिस। यहीं पर नेमली ग्रेस वर्सेस स्मिथ, कॉमा वॉग वर्सेस कार्वर, कॉक्स वर्सेस हिकमैन यहाँ पर होना चाहिए इसमें। सही है, इस तरीके से। और यही नहीं है, केस लॉज और भी हैं इसमें जो आपने मेंशन नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने जब सेक्शन 6 के केस लॉज हैं, सेक्शन 6 का जो इसका जो एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट है, एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में केस लॉज हैं, वो आपको मेंशन आप भूल गए शायद ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इन दिस रिगार्ड, नेक्स्ट, अब यहां से इनका मेन पार्ट शुरू होता है। इन दिस रिगार्ड सेक्शन 4 प्रोवाइड दैट बेस्ट है। सो देखिए, आज सौरभ कुछ सोच कर बैठा है। आज सौरभ ने ठान लिया कि माई आंसर शुड बी as perfect as it should be. So he has given little bit, मतलब almost good introduction. He has introduced the question. He has introduced the legal parts कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सेक्शंस को, कौन कौन से केस लॉज को मेंशन करने वाला है। और इससे आइडिया लग गया आपको कि एग्जामिनर को पता चल गया कि लड़के को पकड़ है सब्जेक्ट की, कि उसने बाउंड्रीज खींच दी हैं कि अब इसी बाउंड्री के अंदर जो कुछ होना है। तो यहां बहुत बढ़िया पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, आई हैव मेड यू अंडरस्टूड दैट देयर शुड बी कनेक्टिविटी बिटवीन 2 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में सेकंड पैराग्राफ शुड नॉट बी कि पैराशूट की तरह से लैंडिंग होगी, नो, देयर शुड बी कनेक्शन बिटवीन 2 पैराग्राफ्स। एंड इन दिस केस ही हैज डन बाय यूजिंग द फ्रेज इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में सेक्शन 4, दिस सेक्शन 4 प्रोवाइड्स। तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस every one of you can learn this, that in this regard section 4 provides. So by using this phrase he has connected this paragraph with the earlier paragraph. ये मत करना बस इस तरीके से है। Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Therefore, as per section 4, following are the essentials of the partnership. अब देखते हैं यहां पे इसने कितना स्मार्टनेस किया है। इट शुड बी नोटेड दैट इफ ए पर्सन इज शेयरिंग प्रॉफिट डज नॉट मीन ये। अब देखो बात क्या है यहां पर, क्या अब भागम भाग शुरू हो गई। यहां से इसने क्या किया है ना, ही हैज फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड नाउ सी हाउ ही हैज written this agreement, sharing of profit, carrying on business, mutual agency. It's not a good practice. It's not again a good practice. You have written the essentials like the headings only. Agreement, sharing of profit. आपने जिस तरीके से लिखा है, no, it should not be like this. At least there will be complete sentence. Complete sentence अगर आप लिखना है तो you
यू शुड राइट कंप्लीट सेंटेंस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट टच द इशू एंड लेफ्ट इट फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि देखो मुझे आता है, मैंने केवल आपको बता दिया इतना बस। इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। यहां पर आपके मार्क्स कटेंगे, यहां पर ये समझ रहे हो आप, ये कि एग्रीमेंट शेयरिंग प्रॉफिट्स कैरिंग ऑन बिजनेस ये सब ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ एंड यू नोट इट, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। बट लेकिन मैंने आपको हमेशा समझाया ऑलवेज कीप इन माइंड ए बॉय ए स्टूडेंट ऑफ 6th और 7th स्टैंडर्ड, उसको भी हलवे की तरह से ये समझ में आ जाए तो आपको यहां पर नहीं मिलेंगे मार्क्स आपको। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यहां दिस इज ए बैड पार्ट ऑफ योर आंसर, यू शुड नॉट हैव रिटन लाइक दिस। एटलीस्ट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, एंड दिस, ये पूरी 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 बात समझानी चाहिए आपको। एंड अगेन जो मेन बात थी, इट शुड बी नोटेड दैट इफ ए पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट डज नॉट मीन दैट ही बिकम्स पार्टनर। ये यहां से आपने जो है मिसिंग करना शुरू कर दिया पार्ट को। यस, समझिए क्या मामला है। See, our case, our question is focusing mainly on the sharing of profits, है ना, is only a prima facie evidence, ठीक, and not the conclusive test is mutual agency. तो there are two parts in this case. Number one, sharing of profit तो है, number two, mutual agency को फोकस करना है and sharing of profit को करना है। So while discussing section 4, you will have to emphasize over these two parts. When you have written section 4, you have written very well section 4, then you should explain essentials के रूप में लिखा है तो सही वहीं पे लिखना चाहिए था। या अगर इनको एक्सप्लेन किया होता आपने, you should have that one of the essential element is the sharing of profit, क्योंकि यहीं से जो आपका सेकंड है, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये उसी से कनेक्ट करेंगे आप अपने आंसर को। जो आंसर में क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ओनली ए प्राइमा फेसी केस। ठीक है, तो यहीं पर आपको बताना चाहिए कि एज पर सेक्शन 4 शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, इट इज नॉट द ऑल अबाउट, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ अदर एसेंशियल एलिमेंट्स एज वेल, एंड द थिंग्स आर फर्दर क्लैरिफाइड बाय द सेक्शन 6 रेड विद दिस केस लॉस। सो हमारा जो मुख्य जो मेन, अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से गोले कर लेंगे क्वेश्चन पेपर में भी लाइक दिस, कि मेन एम्फेसिस हमारा कहाँ होना है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड म्यूचुअल एजेंसी पर। एंड यहाँ पर यू जस्ट मेंशन दिस, एक लाइन में आ गया, इट इज टू बी नोटेड दैट इफ ए पर्सन इज शेयरिंग प्रॉफिट डज नॉट मीन दैट ही बिकम्स पार्टनर। देखिए यहाँ पर आपने एक कुछ लाइनें मिस हो रही हैं आपकी। मिस लाइन कैसे हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंशन दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स in a partnership. The partners agree that they will share the profits out of the business being carried on by them, but it should be noted, फिर यहां पर आएगा कि दो it is one of the essential elements but it is not all this। समझ रहे हैं आप? तो यहां की 2-4 लाइनें आपने मिस कर दी हैं। एक तो आपने इनको नहीं समझाया एसेंशियल एलिमेंट्स को, एंड सेकेंडली आपने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाली बात को फोकस नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट जंप कर गए आप 2-4 लाइनों को। मैं कन्वे कर पा रहा हूं आप लोगों को ही नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? कम ऑन, हरी अप, आर यू गेटिंग दिस? It should be noted that if a person is sharing profit does not mean that he becomes a partner. फुल स्टॉप लगाओ। इन केसेस ग्रेव्स इट वाज हेल्ड। अब यहाँ पे देखो आपकी सेंटेंस फॉर्मिंग गड़बड़ हुई यहाँ पर। ये इट शुड बी नोटेड दैट इफ ए पर्सन इज शेयरिंग प्रॉफिट डज नॉट मीन दैट ही बिकम्स पार्टनर। फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर यहाँ बात खत्म हो गई। इन केसेस ग्रेस स्मिथ वर्सेस वो कार्वर इट वाज हेल्ड दैट ए पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट्स should also take the liability of the loss and be considered a partner, but this rule was overruled in case of Hickman decided by in which case it was held that in determining the nature of the it should be held to be the सही है। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप करके ये बात आगे करनी चाहिए थी आपको। इन्होंने कहा ग्रेस स्मिथ को डिस्कस कर दिया इन्होंने, एंड वॉक वर्सेस कार्वर को डिस्कस कर दिया, कॉक्स वर्सेस हिकमैन डिस्कस कर दिया आपने। The rule laid down in Cox versus Hockman formed the basis of this Section 6, which provides as in determining whether a group of persons is or not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties। ये आ गया। तो from the above discussion, the statement sharing of profits is only a prima facie is well explained। ठीक है, ये भी कर दिया उन्होंने। आए तो सही जा रहे हो, कमी निकल रही हैं, फिर भी देखिए निकालते हैं। Section 6 further provides a list of persons who may share profits still not considered to be the partners। In this regard, Section 6 provides as in particular the receipt of such share on payment। ये आपने सेक्शन 6 का लिख दिया अगला पूरा पार्ट। यस,
यहीं पर मिस हो गया सब कुछ। से यू जस्ट आपने ऑल तो यू हैव, देखो इतनी माइनर तो गलतियां होंगी और धीरे धीरे परफेक्ट होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में कि सेक्शन 6 को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया आपने। जैसे कोक्स, ये तीनों केस लॉज आपने अच्छे से समझा दिए, आपने ये समझा दिया, ठीक है, सेक्शन 6 का बेसिस है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, जिसने ये कहा। लेकिन आप ये देखो, ये आप यहां देखो, इस एक मिसिंग है कुछ, आप देखो गैरा, रूल लेड डाउन इन कॉक्स वर्सेस हिकमैन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेक्शन 6 व्हिच प्रोवाइड्स, एंड दिस इज सेक्शन 6 आपने लिख दिया यहां पर, ये सही है, ये इतना लिख दिया आपने। नाउ यहां पर आपने कंक्लूजन लिख दिया फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये कंक्लूजन टाइप आ गया। यू डिड नॉट एक्सप्लेन सेक्शन 6 की रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज रेलिवेंट, है ना, और म्यूचुअल एजेंसी वाली बात तो एकदम ही खत्म कर दिया आपने। जो सेकंड पार्ट था उस पर एम्फेसिस यहीं पे तो आना था, है ना, कि ये देखो क्वेश्चन में देख रहे हो आप, ये चीजें आप इसी क्लास में सीख सकते हो। जैसे आप देखो, फिर क्वेश्चन देखो आप, ये क्या था क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली प्राइम फेस एविडेंस। इसी पॉइंट को आपने देखोगे सौरभ बोस के पूरे आंसर में केवल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को फोकस किया गया है, कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो पार्टनर है। म्यूचुअल एजेंसी का जो एलिमेंट है उसको आपने कहीं फोकस ही नहीं किया, किसी भी लाइन में एक्सप्लेन करके लेकर के ही नहीं आए। कम ऑन, ये बात है या नहीं एवरीवन? हाँ है ना? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को? अब बोलिए एवरीवन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताना बेबी। नवदीप, पूजा ठाकुर, रश्मि, देखो इनके आंसर में आप देखो, पूरे आंसर में आपको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पर ही पूरा फोकस है। सौरभ बहुत समझ रहे हो? ये उसी तरीके से है, एक पिताजी के 2 बच्चे हैं और पिताजी का पूरा फोकस जो है सारा का सारा एक ही बच्चे पर हो, उसको हल्का सा कहीं टच कर दिया, बात अलग है बस। बोलो कहां पर है? ज्ञानेंद्र, समझ पा रहे हो कुछ? सो ये आपकी कब होगी? तो ये जो है म्यूचुअल एजेंसी तो पूरा झगड़ा ही है सारा। तो अब यहां पर ये गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा पूरा, हम लोग कभी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कोई वैल्यू देते नहीं है। क्वेश्चन को केवल ये तो समझते हैं, अच्छा ये सेक्शन 6 से 4 से आएगा, लग गए, शुरू हो गए इसमें। क्वेश्चन को डिमांड क्या है उसकी? अगर आपने जिस तरीके से मैंने किया है, देखो मैंने इस तरीके से किया आपको कि ये राउंड किया मैंने शेयरिंग प्रॉफिट को, म्यूचुअल एजेंसीज को, डिसाइडेड केसेस को, है ना। तो इस तरीके से आपको, अगर आपने इसको एम्फेसिस किया होता, कंक्लूसिव टेस्ट इज दैट, यहाँ पर तो पहुंचे ही नहीं पहुंचे आप एकदम सही इसमें। तो इस तरह की गलतियां करते हैं यहाँ पर, और हमें लगता है जो मेन से बाहर आते हैं सब कराया, सेक्शन 6 लिख दिया, 4 लिख दिया, तीनों केस लिख दिया, काट दिया, बस निपटा दिया, देखना इस बार। और ये पता नहीं, क्योंकि ये गलतियां समझ में भी नहीं आती हैं। बात तो ये कि किसी को ट्रेनिंग होती नहीं है तो ये चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, और वो तो पता चलता है तो लटकते गलते किस तरीके से मेंस क्वालिफाई कर गए, तो मेंस से मार्क्स इतने कम रह गए, फिर कहेंगे इंटरव्यू में रह गए। अरे इंटरव्यू में नहीं रहे आप, बेसिकली मेंस में ही रह गए। वो तो किस्मत थी कि चिपक गए थे लास्ट में, बस लास्ट से मेरिट में आ गए थे। तो बेसिकली आपको मेंस नहीं हराया इसमें। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ रही होगी बात ये। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपने ये सेक्शन 6 है, ये यहां पर आपने देखो यहां पे कंक्लूजन दिया, कंक्लूसिव टेस्ट इज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज वेल एक्सप्लेन्ड, लेकिन कहीं भी म्यूचुअल एजेंसी की बात डिस्कस ही नहीं किया आपने। आपको सेक्शन 6 के जिसको ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि रियल रिलेशन को देखने के लिए हमें देखना ये होगा, एंड वी शुड नॉट ओवरलुक दी दैट रियल रिलेशनशिप बिटवीन देम इज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से शुरू कर, शेयरिंग प्रॉफिट खत्म कर दिया। दूसरी बात, सेकंड बात जो नेक्स्ट कमी है इसमें, बाय लेंडर ऑफ मनी, ये आपने लिस्ट दे दी, ठीक, एंड यू फॉरगेट। यहां पर इन सब के बेसिकली यू विल सी लेंडर ऑफ मनी में भी इन सब में एक एक 2 केस लॉज हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब में 1 या 2 केस लॉज हैं। तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, ना कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो इनके आंसर्स को आप लोगों को, इसमें भी जो केस लॉज हैं, तो कम से कम 3 केस लॉज हो गए और 4-5 केस लॉज यहाँ पर आएंगे, तभी 8 to 9 केस लॉज आएंगे, तब जाकर ये कंटेंट रिच आपका आंसर होगा ये। अब बोलो बात समझ में आई नहीं? Now with these words I conclude this। तो ये हुआ सौरभ बाबू का। लेकिन सौरभ मैं तुम्हें इतना बता दूं, यहां पर हम लोग तब आए हैं जहां लगभग इतने कोई प्रैक्टिस करता नहीं है। अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए तो तुम्हारा मेंस में कोई कंपटीशन रहेगा नहीं। जस्ट कीप गोइंग, बस 10-15 घंटे आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। उसके बाद में देखना आप, यू विल बी इन टॉपर्स, एवरीवन विल बी इन टॉपर लिस्ट 100%। नेक्स्ट ये कौन है? अनीता शाह है। किसी और का भी तो बता सकते हैं मुझे। अनीता शाह का आ गया,
हाँ जी, अब आई अनीता शाह, सेम है, ये तो मैं करूंगा नहीं, यू नो इट वेरी वेल। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप देख पाए। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, देखते हैं आपको किस किस का है। द मोटिव फॉर द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप शुड बी अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स टू अंडरस्टैंड द फैक्ट सेक्शन 4 and 6 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेड विद केस लॉ इंक्लूडिंग ये। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अनीता कि आप सेंटेंस को कंप्लीट क्यों नहीं करती हैं, है ना। ये पहला सेंटेंस हो गया, चलिए पहले तो वहीं पर दिमाग चला जाता है कि द मोटिव ऑफ द क्रिएशन शुड बी ये, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, चलिए सेक्शन 4 and 6 रेड विद केस। जब आपने यहाँ यू आर राइटिंग मोर देन वन केस, तो देन इट शुड बी प्लूरल, इट शुड नॉट बी लॉ, इट शुड बी लॉज, केस लॉज इंक्लूडिंग ग्रेस। इसमें आगे क्या पूरी लाइन क्या हो गया, फुल योर सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। आप समझ रहे हैं कि उसमें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स में ही इनके सेंटेंस अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो देयर विल बी वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ दिस, ठीक। अब इन्होंने केस लॉज कौन, इंक्लूडिंग ग्रेस वर्सेस स्मिथ, कॉक्स वर्सेस हिकमैन और काउ वर्सेस वारर को गायब हो गया इनका एक केस लॉ। चलिए, हालांकि ऐसे केसेस में ध्यान रखना जहां पर आपका स्टेटमेंट दिया गया हो, यू ट्राई टू स्टार्ट विद दैट, यू ट्राई टू स्टार्ट विद द स्टेटमेंट गिवन, जिसमें कहीं स्टेटमेंट ही दिया गया हो उसमें, ताकि वहीं से कनेक्ट हो, जैसे कि सौरभ ने किया था अपने क्वेश्चन का आंसर में। ट्राई टू स्टार्ट योर आंसर विद द स्टेटमेंट गिवन इन दैट। जो इसकी राइट इसमें दिस वाज अ गुड प्लानिंग इन दिस केस, सौरभ केस में ही गेव द स्टेटमेंट, ही गेव शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड गोइंग थ्रू दिस। इसने पूरा समझा दिया कि बात सही है, जो बात आप कह रहे हैं एग्जामिनर साहब, दैट इज ऑल करेक्ट एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन्ड विद दी while going through section 4, 6 read with the case laws including this। ठीक है, तो इस बात का रूल सा बना लीजिए आप, whenever there is statement type इस तरह की क्वेश्चन हो जिसमें when the examiner has given one statement and you are supposed to explain it, analyze it, whatever, then you start the answer like this, connecting your answer with the question। Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as under। तो जब as under होता है तो फिर under ही होगा ना, as तो होता नहीं है। सीधा कीजिए, इसमें पार्टनर डिफाइंस एज, अंडर की बात ही नहीं है। जब आप अंडर को यूज करेंगे तो उसको अंडर को चाहिए, देन आप उसको नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए करके, इस तरीके से एज अंडर भी लिख रहे हैं आप। तो कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम, लेकिन कनेक्शन में भी लिख रहे हैं। और ये बातें देखो, मैं सभी से कहूंगा कि अपने आंसर को तो पर फोकस करें, दूसरे के आंसर पे भी, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो गलतियां आपने नहीं करनी है, तभी आप सीखेंगे आगे को। हाँ जी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स कैरीड ऑन बाय, ये आपने लिख दिया, ठीक। देयरफॉर विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 4 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन एवरी पार्टनरशिप, ठीक है। हाँ जी, अब इन्होंने क्या किया है देखो, यहाँ पर जो इन्होंने इसमें एक स्मार्टनेस है इनकी, उसमें मुझे आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन दिक्कत जरा सी ही है। देखिए, शी रोट सेक्शन 4 यहां तक, ठीक है। तो इट वुड बी बेटर अगर इन्होंने पैराग्राफ यहां पे चेंज किया होता, ठीक है। अगर यहां से नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ गए होते तो आपको थोड़ा सा एक स्पेस भी मिलता है, इट लुक्स रिटन गुड, अच्छा लिखा दिखता भी है, और आपको समझ में आता है कि यस यू हैव रिटन सेक्शन 4 एंड नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाट यू हैव गैदर्ड फ्रॉम दिस। आप सेक्शन 4 के किस पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, नाउ यू आर राइटिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ। So don't write everything in the single paragraph. Don't write single thing in the every paragraph. Everything in the single paragraph. ठीक, जैसे अब चलिए, therefore with reference of section 4 sharing of profit is one of the essential ingredients in every partnership। this statement में क्या है ना, ये वही लग रहा है जैसे ना कई बार क्या होता है, देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं क्या चाहिए, पा, मतलब वो हम लोग उसके इशारों से, कुछ हल्के अधूरे शब्दों से हम ये समझ पाते हैं कि वो उसको दूध चाहिए, पानी चाहिए, पापा को बुला रहा है, मम्मी को बुला रहा है। हम अपना पूरा अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं उसके सामने। लेकिन यहाँ पर आप ग्रोन अप चाइल्ड है ना, बड़े हो चुके हैं आप,
तो आपके सेंटेंस भी ऐसे होने चाहिए कि लगना चाहिए कि आपके एग्जामिनर समझे, आपको ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इतनी लंबी बात लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको काम करना पड़ेगा। विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 4 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, है ना। सीधी सीधी लिखिए, दे इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव, है ना। गोइंग थ्रू सेक्शन 4 इट इज बिकम्स एम्पली क्लियर दैट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। विद रेफरेंस टू सेक्शन 4, सेक्शन ये आ गया। तो सेंटेंस को आप थोड़ा सा जो है ना गुड सेंटेंस, स्मार्ट सेंटेंस बनाने पे काम कीजिए। और इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव कीजिए, मैंने खुद मेंस दिए, मेंस क्वालिफाई किया है, एग्जाम जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेरिट लिस्ट में आया हूँ, समझे। आपको बहुत खोज पोछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कंटेंट्स आते हैं वहां पर लिखते तभी वो हैं, सब लोग भागम भाग जब उनको लगता है कि कुछ आता है कुछ नहीं आता तो सब कुछ उड़ेल दो। प्लान करके लिखिए अच्छे तरीके से। आप ऐसा नहीं वहां बहुत टाइम होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोविजंस को रट रखा है अच्छे तरीके से तो काफी टाइम मिल जाता है। अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पर आप लोग थोड़ा होमवर्क कीजिए कि किसी बात को यहाँ पर जब भी आप मुझे आंसर लिख के भेजते हैं ना, ऐसा कीजिए आप, तो अपने आंसर को खुद भी चेक कीजिए एक बार अब कि क्या इस सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बना के लिख सकता था। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आपकी और स्मार्ट से स्मार्टर होती जा रही है, और आपके लेवल पर ऐसे ही लिखा जाता है, ये प्रैक्टिस से ही आता है अच्छे तरीके से। तो इसलिए कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड वर्क अपॉन दैट। Therefore, is also stated that a person who share profit of the partnership firm is also liable for the share of loss. Therefore, is also stated, यहां पर फिर देखो आप ग्रामेटिकली गड़बड़ कर गए। Partnership made only for sharing of profits of the business. It is a conclusive test of the partnership. My God, क्या कर डाला यहां पर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ओनली इज ओनली प्राइम फेसाई एविडेंस, कंक्लूसिव टेस्ट इज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, और आपने क्या कह डाला, इट इज ए कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। ए पर्सन कैन नॉट बाइंड हिमसेल्फ इनटू बिजनेस इन ए पार्टनरशिप इफ ही हैज अर्लियर आइदर नो शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये क्या हो क्या गया, अरे जज्बात ही बदल दिया आपने सारा कुछ। मैं वो आपको वो है ना एक पाकिस्तानी क्रिकेटर फैन की, जज्बात बदल दिए, कोई मारो मुझे है ना ऐसा, वो आपने ये कर डाला है इसमें। इट इज ए कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आर यू श्योर अनीता मैडम, जल्दी बताइए क्यों लिखा है इस तरीके से आपने पार्टनरशिप क्लास की थी नहीं की थी मेरी? हाँ, इज इट ए कंक्लूसिव टेस्ट? ये तो आपने बिल्कुल ही डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में चले गए आप। इट्स नॉट ए कंक्लूसिव टेस्ट, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। स्लीपिंग पार्टनर हु डज नॉट participate in day-to-day functioning activities of the partnership firm but he has sufficient money or interest in the firm who cannot devote his time to the business being partner only for the share of profits and he also liable। ये कहां चली गई? स्लीपिंग पार्टनर को ले आई, अरे जो फोकस एरिया है आप देखो यहां से फोकस ही खत्म हो गया इनका। नाउ व्हाट शी इज राइटिंग, व्हाट शी अंडरस्टैंड, जो इन्होंने मेरी बातें याद रह गई उन्होंने सब डाल दी इसमें। लेक्चर लेते हुए जो बातें इनको याद है, सर ने ऐसे भी कहा था वो भी लिख देते हूँ, सर ने ऐसे भी कहा था वो भी लिखते हूँ, लेकिन कौन सी बातें कहाँ लिखनी है वो ध्यान नहीं रखा। सारी बातें हर जगह थोड़ी देनी होती हैं। स्लीपिंग पार्टनर हु डज नॉट हैव इंटरेस्ट, डज नॉट टाइम, दिस दैट, उसका क्या मतलब है? चलिए गड़बड़ा गया। अब यहां तक आते आते एग्जामिनर का माइंड हो चुका बस्ट, बस अब इससे ज्यादा का एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं। मैं पढ़ूंगा लेकिन एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, इसको ये ध्यान रखना आप लोग। एग्जामिनर विल नॉट। देखो आपका कंपटीशन कितना कम है आज की प्रेजेंस से अंदाजा लगा सकते हो आप। आइडियली देयर शुड बी स्ट्रेंथ ऑफ 100 स्टूडेंट्स, समझे, 100 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और क्या कहेंगे सर मेंस नहीं कराया, सर आंसर राइटिंग क्लासेस कब होंगी? अब लगातार क्लासेस चल रही हैं, एक अलग से एक शेड्यूल बना दिया गया, अब क्योंकि आंसर लिखना पड़ेगा, अब गायब है। तो ये लोग तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर होने को तैयार हैं। अगर वो इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर होने को तैयार है। तो कितना कम कंपटीशन है, थोड़ी सी मेहनत करोगे जज बन जाओगे, बात ध्यान रखना। बहुत हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्जाम है ये, जुडिशियल ऑफिसर बनना सबसे आसान। अगर बस थोड़ा सा ट्रिक से, थोड़ा स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे तो सबसे आसान हो जाता है यहाँ पर। क्यों? आईएएस के एग्जाम में तो टफ तो है, ये दुनिया भर के लोग इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर जज बनने के लिए जो आते हैं स्टूडेंट एंड वो हैं बहुत बहुत समझदार, बट क्या कहते हैं उनको बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। जिसने एलएलबी कर ली, भले उसने बिल्कुल जीरो से की हो मेहनत की,
लेकिन वो अपने आप को किसी भी बड़े बुद्धिजीवी से कम समझता नहीं है, उसको समझा नहीं सकते आप। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी स्टूडेंट कैरेक्टर में बने रहते हैं, वही मानते हैं हम अभी लर्निंग स्टेज में है, हमें कुछ समझा सकता है और हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। वरना तो अपने आप में कभी प्रैक्टिस में कभी तो स्विचिंग बंदरों वाली कूद दिया, कभी यहाँ कभी वहाँ, और दूसरा फिर ये हालत कि पढ़ने को समझने को मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपकी टक्कर होगी। तो चांसेस ब्राइट है, जबरदस्त ब्राइट है आप लोगों के लिए। बस मेहनत कर देना ढंग से, रुकना मत, 1-1.5 साल जमकर, 1-1.5 साल जमकर मेहनत कीजिए, जज बनिए। At one time, it was thought that a person who shared a profit must incur the liability. Also, as he was deemed to be a partner, this rule was laid down in and it was stated ये। अब जज का नाम भी ले आए आप, है ना। However, there are certain exception situations where every person who shares the profit need not always be a partner. For example, आप भटक गए, अब नहीं याद अब करूंगा ऐसे में, आपने इसको बहुत भटक करके लेंदी करके आए हैं अनीता, काफी मैंने चेक कर दिया इसको। आप जो चाहिए वो नहीं लिख रही हैं, जो नहीं चाहिए वो काफ़ी कुछ आ रहा है आपका, तो आप इसको रिकंसिडर कीजिए। अब मैं किसी और स्टूडेंट का लेता हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है जिसमें आप समझाया जाए आपको, इसको फिर उन्हीं लाइंस पे आप सही कीजिए। तो इस तरीके से नहीं लिखना है आपको कि जैसे आप कोई बुक नहीं लिख रही हैं यहाँ पर, दिस वॉज कंसिडर्ड, दिस क्वेश्चन केम फॉर कंसिडरेशन इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आप डिक्टो नोट्स को रिप्रोड्यूस मत कीजिए, जो आपको नोट्स दिए गए हैं उनको रट करके पूरा पूरा नहीं लिखना है, उसमें आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग पे अपना आंसर देना है। इसको समझिए आप, जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो मैंने नोट्स, मैं समझ रहा हूँ मेरे नोट्स की सारे नोट्स की लैंग्वेज आना शुरू हो गई है वहां से वहां तक, वो हमें नहीं देनी है इसमें, आप समझिए मेरी बात, ठीक। सो ध्यान रखिए इस बात का आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अभी किसका शाइन आपका है, मैं पिक करता हूँ आपका क्वेश्चन कहाँ पर है। नवदीप आपने भेजा सेक्शन 6 को या नहीं, आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे मेरे पास। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ओनली, वो सेम क्वेश्चन है ये, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज ओनली ए प्राइम फेसाई एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। एंड दिस कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 4, 6 एंड रेड विद मेंशन केस लॉज नंबर 1, 2, 3, ये केस लॉज में से। तो 1, 2, 3 ना करके आपने वही इंक्लूडिंग वाली लाइन कर लेना, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है एकदम। नवदीप मैडम कहीं चली गई हैं, हाँ, तो ये परफेक्ट है, केवल 1, 2, 3 नहीं करके जो मैंने आपको बताया था इन केस लॉज इंक्लूडिंग ये, बिकॉज आपने केवल सेक्शन 6 के जो केस, और वर्सेस को ऐसे नहीं लिखते हैं, कई वर्सेस भी लिखिए केवल, जो आपने सेक्शन 6 के जो पहले 3 केस लॉज हैं केवल आप उसी को मेंशन कर रहे हैं, यू आर नॉट मेंशनिंग द केस लॉज विच आर टू बी, जो एक्सप्लेनेशन सेकंड में है, लैंडलॉर्ड से रिलेटेड है, मैनेजर से रिलेटेड है, तो 4-5 केस लॉज उसमें हैं, उनको मेंशन करना चाहिए। तो आपने ये जो लाइन है बस 1, 2, 3 तक कन्फाइन नहीं करेंगे, इस पॉइंट को मैंने पहले वाले आंसर में समझा दिया अच्छे तरीके से, लेकिन अदरवाइज इट्स गुड। इन दिस रिगार्ड सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट के बाद में इंटर एलिया नहीं आएगा, इंटर एलिया पहले आएगा, समझे। इंटर एलिया का मतलब होता है, इसको समझ लीजिए ताकि यूज करना आ जाए। इंटर एलिया का मतलब ये होता है जब कभी यूज करेंगे आप तो कि मतलब दिस सेक्शन में काफी कुछ दिया गया है, लेकिन यू आर बिसाइड्स अदर थिंग्स, इसका मतलब होता है बिसाइड्स अदर थिंग दिस प्रोवाइड्स दिस, और बातों के अतिरिक्त ये भी कहता है, ताकि हम ये बता पाए एग्जामिनर को कि इसमें 10 बातें कही गई है किसी सेक्शन में, लेकिन हम लोग केवल एक ही बात को फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटर एलिया को हम लोग तब यूज करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी बिंदी की तरह कहीं भी लिपिट तरह चिपका दी इसको, नहीं ऐसे नहीं होगा ये, ठीक। सेक्शन 4 इतना बड़ा है भी नहीं जिसकी जरूरत पड़े यहाँ पर आपको। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए, therefore as per section 4 of Indian Partnership Act following are the essentials of the partnership, there should be an agreement। देखो तुमने ऐसे लिखे थे essential elements, following are the essential elements like this। अब आ जाइए नवदीप मैडम के उसमें, following are the essential elements, there should be an agreement entered into by all the parties concerned of the business, entered into by all the partners, बिजनेस के संबंध में नहीं है ये, यहां पर इन्होंने अपनी कलाकारी दिखा दी थोड़ी सी, इट इज रॉन्ग, बिटवीन द पार्टनर्स होना चाहिए था। द एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर प्रॉफिट्स, नहीं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पूरी बात लिखिए आप। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट, कैरिंग ऑन बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, फिर कौन सा पॉइंट रह गया आपका? एग्रीमेंट, अच्छा एक दो, शेयरिंग प्रॉफिट हो गया, कैरिंग ऑन बिजनेस, अच्छा यहीं पर आ गया, आपने एक में कर दिया, तीन चार को एक साथ कर दिया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। If these elements are not there, there is no partnership. From the above, it is clear that sharing of profits is one of the essential element and not a conclusive. ये other essential elements must also be proved. ठीक है. It should be noted that if a person is sharing profit, it does not mean that he becomes a partner. Though in cases, wow, क्या बात है. Good. It was held that every person who shares the profit has also to bear the share of loss. It meant that a person who shared the profit must also incur liability as he was deemed to be a partner. The rule laid down in the Cox versus Hickman, laid down, यहाँ ये तो फुल स्टॉप नहीं आते हैं आपके, हाँ, द रूल लेट डाउन नहीं होता है, लेट डाउन इन कॉक्स वर्सेस हिकमैन द हाउस ऑफ लॉर्ड लेट डाउन दैट, या हेल्ड लिख दीजिए, डाउन हेल्ड कर दीजिए, हेल्ड कर दीजिए आप सीधे था, that the person sharing the profits do not always incur liability unless the real relation between them is that of partners. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इतना सही है, देखिए एक मिसिंग लिंक है, नवदी हाँ समझो आप, बात सारी सही है आपकी। यू मेंशन द इन केसेस इट वाज हेल्ड, ठीक है, लेकिन जब आप कॉक्स वर्सेस हिकमैन पर आएंगे आप, तो आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि ग्रेस स्मिथ को और वॉ कार्वर को ओवररूल किया गया, डिफरेंट अप्रोच ली गई यहां पर। ये सीक्वेंस में ऐसे लिखा है अपने जैसे कि कोई चेंज ही नहीं हुआ हो, आपने उस चेंज को समझाया नहीं है, या तो पैराग्राफ चेंज कीजिए और एक लाइन जोड़िए इसमें। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो केस लॉज हैं, ग्रेस स्मिथ का हो गया, वॉ कार्वर का केस हो गया, वहां पर उन्होंने क्या कहा कि अगर आप शेयर प्रॉफिट में शेयर करेंगे तो आपको पार्टनर समझा जाएगा, आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। लेकिन कॉक्स वर्सेस हिकमैन में इसका अपोजिट कहा गया। So this legal position was overruled by this, कुछ ऐसे लिखिए ताकि आप ये बताएं कि हाँ ये लॉ इसमें तो आया था लेकिन उसको ओवररूल किया गया। आप रनिंग में ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई चेंज ही नहीं हुआ हो, यहाँ पर तो सी चेंज हुआ एकदम से अचानक हुआ, तो आपने वो चेंज को रिफ्लेक्ट नहीं किया है उसमें। वो बोलो सब ये गलती समझ आ रही है आपको, है ना बताइए, अदरवाइज अभी तक का आपका आंसर स्मूथ चल रहा है। इन केसेस ग्रेस स्मिथ वॉ कार्वर इट वाज हेल्ड दैट एवरी पर्सन, ये इट मीन दैट ये हो गया। The rule laid down in Cox, ये that person sharing profits do not, ये एकदम से कॉन्टिन्यूटी में आ गई चीजें और उतने ढंग से नहीं गई आगे को, समझे? तो ये नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे। दिस प्रिंसिपल forms the basis of the provision of section 6 which gives the caution that the presence of only some of the does not, ठीक है लेकिन पैराग्राफ चेंज करते रहिएगा। अगर आपकी बात एक बात खत्म हो जाती है ना, तो कोशिश कीजिए उस बात को फिर अब नेक्स्ट बात को नेक्स्ट उसमें लेकर के आइए, सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल और बेटर होना शुरू हो जाता है। ठीक, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट, ये आ गया, इन्होंने सेक्शन 6 को लिख दिया, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखा है अपने 1 2, ओके, कंप्लीट सेक्शन 6 लिखा। अब इन्होंने क्या लिखा है पूरा 4, एज पर अबव डिस्कशन देयर वाज एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स and losses and to carry on the business by all or any of acting for all। हाँ, यहाँ पे गच्चा खा गई आप। इन्होंने क्या लिखा है, एज पर द अबव डिस्कशन देयर वाज एन एग्रीमेंट। डिस्कशन हुआ कहाँ, आपने डिस्कशन करा कहाँ है मैडम? आपने तो सेक्शन 6 को लिख के बताया है। सेक्शन 6 ये है, मेंशनिंग सेक्शन 6 इज नॉट द डिस्कशन। फिर एंटायर पूरा सेक्शन 6 को लिखना ये काम नहीं करेगा, आपको 1 by 1 जो रेलिवेंट पार्ट है उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करना चाहिए। अब पूरा कंप्लीट सेक्शन 6 की डायरेक्ट लैंग्वेज लिख के बाद में कहेंगे एज पर अबव डिस्कशन। अरे मेरे भाई डिस्कशन हुआ कहां, डिस्कशन किया कहां आपने? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेंशनिंग समथिंग, सेक्शन 6 को मेंशन करना एंड डिस्कसिंग समथिंग इज डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये ध्यान कर लेना अच्छे तरीके से। तो यहां पर ये गड़बड़ कर गई यहाँ पे, आपको यहां पर पूरा का पूरा इनकी जो पूरी कहानी है इसको समझाना चाहिए था। देखिए कैसे, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल होता है एज वेल एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड्स ऑल द पार्टनर्स इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स
ये आपने समझिए बात को, देखो इनका ये लास्ट पैराग्राफ देखो आप, ये लास्ट का पैराग्राफ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है इनकी, पार्टनरशिप एक्ट की जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है। आपने अपने क्वेश्चन को सेक्शन 6 के हिसाब से नहीं समझाया, आपने ठीक है शुरुआत कर दी, दो तीनों केस लॉस का लिख दिया, लेकिन सेक्शन 6 क्या कहता है वो आपने नहीं समझाया। You just mentioned section 6. You should have explained it and only the relevant part as vis-a-vis our question. आपने क्वेश्चन के लिए जो रेलिवेंट पार्ट है उसी को मेंशन करना चाहिए था आपने, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है, अदरवाइज आपकी इंग्लिश में कमांड बेटर है, अच्छी खासी है, थोड़ा सा करेंगे अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, कीजिए और तैयारी अच्छी तरीके से।